जय हिंद साथियों। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है। हम लोग बीपीएससी का जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक परीक्षा जो हुआ था 1992 93 98 तक 99 तक, तो सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सीरीज़ चला रहे हैं। हम 8 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे वो देख लें किस टाइप का बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि अब बीपीएससी का सिलेबस निकल गया है। इसके 1 से लेकर 12 तक के सिलेबस में 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक में 2 क्वेश्चन पूछेगा, 2 टाइप का। सपोज़ 2 पार्ट में होगा, 100 पार्ट 1 में होगा और पेपर 2 में हो जाएगा जनरल स्टडीज़। सपोज़ करिएगा प्राइमरी टीचर बन रहे हैं तो 100 नंबर का लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा और 150 नंबर का जनरल स्टडीज़। लैंग्वेज पेपर में 75 का इंग्लिश का क्वेश्चन कंपलसरी सबको देना पड़ेगा और 75 का हिंदी उर्दू या बांग्ला में कोई एक सब्जेक्ट चुन लीजिए। तो जिस तरह से जनरल स्टडीज़ का देखेंगे सिलेबस में, इन्होंने डिस्कस किया कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक जागरूकता और रीजनिंग और मैथ्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी पहले भी पूछ चुकी है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे कि इतिहास में किस तरह का क्वेश्चन बनता है। आइए इतिहास को डिस्कस करते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें अपडेट्स पाने के लिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी कर दें प्यार बांटने के लिए। आइए इतिहास से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है कि सम्राट अशोक अपनाया इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म। तो आपको बता दें सम्राट अशोक ने इस बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कब? बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो सम्राट अशोक बोलते हैं द ग्रेट अशोका। ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी होता है। महान अशोक महान के नाम से जाना जाता है। मगध की गद्दी पर 269 ईस्वी में अशोक बैठते हैं। अशोक की माता का नाम सुभ्रदांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय यह अवंती का एक राज्यपाल था। मास्की, गुर्जर, ये सारे का अशोक के नाम से मिलते हैं। अशोक ने बहुत सारे शिलालेख अशोक बनवाए हैं और उसका वर्णन भी किया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कंगनहल्ली से प्राप्त एक शिलालेख में अशोक प्रस्तर से कुछ अशोक राजा का नाम उल्लेख मिलता है। देखिएगा बहुत सारे 14 शिलालेख इन्होंने बनवाए हैं अशोक। इसको याद रखेंगे। जैसे पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, किसी की पशु को काटना नहीं है। फिर दूसरा में मनुष्य और पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा में राजकीय अधिकारियों को ये आदेश देते हैं कि वे हर 5वें वर्ष दौरे पर जाएं। उपरांत के इसमें से कुछ धार्मिक नियमों का भी कुछ उल्लेख है। चौथा में इस तरह से 14 अभिलेख का इन्होंने जिक्र किया है। याद रखेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। किसके उत्तराधिकारी बनते हैं? तो बिंदुसार के ये उत्तराधिकारी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बौद्ध धर्म आया। देखिए बौद्ध धर्म में कुछ मीटिंग होता है, 4 मीटिंग। बीपीएससी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। तो 4 मीटिंग में से पहला बौद्ध धर्म की जो संगति होती है ये होती है राजगिरी में। पहला राजगिरी में होती है, दूसरा वैशाली में होती है, तीसरा पाटलिपुत्र में होती है और चौथा कुंडलवन में होती है। तो आपको याद रखना है कि पहला बौद्ध मीटिंग कहाँ पे हो रही है? पहला बौद्ध मीटिंग राजगिरी में होती है। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन होते हैं? महाकश्यप होते हैं। दूसरा बौद्ध मीटिंग किसके शासन में होता है? कालाशोक के शासन में। किसके साल में शासक काल में? कालाशोक। अध्यक्ष कौन होते हैं? साबाकामी। जगह कहाँ पर? वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्र में होता है। अशोक कौन सा राजा होता है? अशोक होता है और मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष होते हैं। और चौथा मीटिंग जो होता है ये कुंडलवन जम्मू कश्मीर में होता है कनिष्क के शासनकाल में। इसमें 2 होता है, एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो कुंडलवन में वसुमित्र और अश्वघोष जो होते हैं इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। तो इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। अब कौटिल्य ने रचना की थी। रचना से बीपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो अर्थशास्त्र, कौटिल्य की रचना किसने की है? अर्थशास्त्र ने कौटिल्य की रचना की है या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। एक बार क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी, अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है? अर्थशास्त्र जो है इसका रिलेशन किससे है? तो ये अर्थशास्त्र का रिलेशन इकोनॉमिक्स से नहीं है, ये पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड है। आप लोग याद रखेंगे अर्थशास्त्र का जो लिखा गया है ये पॉलिटिकल सिस्टम से है, इसका रिलेशन पॉलिटिकल सिस्टम से। एक बार और क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी ने कि बताइए कि एडम स्मिथ किसने लिखा है? तो एडम स्मिथ जो है ये वेल्थ ऑफ नेशन एक पुस्तक का नाम लिखते हैं। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट देखेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो कहाँ पर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह? ऑप्शन है अजमेर, बनारस,
दिल्ली और हैदराबाद। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है अजमेर में है, और ये ऑप्शन ए सही है। बनारस आया यहाँ पर, तो बनारस के बारे में याद रखेंगे। बनारस में एक यूनिवर्सिटी है BHU, BHU का नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना करते हैं मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय याद रखेंगे, BPSC क्वेश्चन पूछा। हैदराबाद में चार मीनार है, दिल्ली में लाल किला है, रेड फोर्ट है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? देखेंगे अमीर खुसरो एक ऐसा, मतलब ये संगीतज्ञ के जन्मदाता भी बोला जाता है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट का। तो याद रखेंगे ख्वाजा बख्तियार काकी इसके शिष्य थे, या मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, शेख निजामुद्दीन औलिया के चिश्ती थे, ये शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती के। तो ऑप्शन सी सही है, शेख निजामुद्दीन औलिया के ये स्टूडेंट थे, शिष्य थे, शेख निजामुद्दीन औलिया के। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। तो दिल्ली का लाल किला का जो निर्माण करवाया है शाहजहां। शाहजहां ने बहुत चीज़ों का निर्माण करवाया, ताजमहल इन्होंने ही बनवाया शाहजहां ने, दीवाने आम, दीवाने ख़ास। तो इस शाहजहां होता है, इसको बोलते हैं किसका, स्थापत्य के काल का, स्वर्ण कला का युग, गोल्डन एज किसको बोलते हैं, कुछ निर्माण करने में, स्थापत्य कला में, आर्किटेक्चर के फील्ड में। तो देखिएगा ऑप्शन सी में फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो बनाते हैं, कुछ विभाग का स्थापना करते हैं, हम आपको बता दें। फिरोज शाह तुगलक दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और दीवाने इस्तिहाक। दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दीवाने इस्तिहाक, फिरोज शाह तुगलक इन्होंने ही स्थापना करते हैं। एक दीवाने को ही है मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने स्थापना करते हैं, वो कृषि विभाग से रिलेटेड है, मोहम्मद बिन तुगलक। और दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे ऑप्शन दिया है। अलाउद्दीन खिलजी किसका स्थापना करते हैं, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बता दिए, दीवाने कोही की स्थापना करते हैं। और एक और है, दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन करते हैं, ये सैन्य विभाग से रिलेटेड है, ये भी किसी क्वेश्चन पूछा बलबन के बारे में। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो रक्त और लौह की नीति बलबन ने ही अपनाई है, BPSC का क्वेश्चन पूछा हुआ है। और रक्त और लौह की नीति जर्मनी में किसने अपनाई, आप बता दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, उस्मानिया विश्वविद्यालय। तो सर सैयद अहमद खां का जो संस्थापक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लगभग 1875 के आसपास इसका नामकरण हो जाता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो इसका स्थापना आपको बताए मदन मोहन मालवीय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के अंतिम मुगल शाह बादशाह कौन थे? औरंगज़ेब, बहादुर शाह जफ़र, फ़र्रुख शेर, मोहम्मद शाह। तो दिल्ली का जो अंतिम मुगल शासक था, सबसे लास्ट वाला, ये बहादुर शाह जफ़र है। फ़र्रुख शेर को कहा जाता है घृणित या कायर, डरपोक। और मोहम्मद शाह को कहा जाता है रंगीला बादशाह। कैसा बादशाह? रंगीला बादशाह। घृणित कायर बादशाह फ़र्रुख शेर को कहा जाता है। औरंगजेब को जेब का नाम है जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कस्तूरबा गांधी किसकी धर्मपत्नी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, महात्मा गांधी से अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। तो ये महात्मा गांधी की धर्मपत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी। आपको बताना है कि राजीव गांधी का पत्नी का नाम कौन है, ये अभी जीवित है, सोनिया गांधी। मोरारजी देसाई से कोई फैक्ट याद करना, फिरोज गांधी से भी कोई फैक्ट आपको याद करते रहना, ऑप्शन को देखना है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, 1557, 1657, 1857। तो प्लासी का जो युद्ध होता है ये 1757 में होता है। और बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। याद रखेंगे किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी सही है, ये BPSC का क्वेश्चन रिपीटेड है। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। कर्नाटक में, कर्नाटक में बताइए कोई एक ऐसा गुफाएं वगैरह। अब देखेंगे मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर है। आंध्र प्रदेश का कुर्नूल जिला किसके लिए फेमस है, आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आलू कौन लाए थे? भारत में जो आलू का इंट्रोड्यूस किया गया था कौन? ऑप्शन है आर्य लोग, डच लोग, फ्रांसीसी लोग और पुर्तगाली लोग। भारत में जो आलू का जो इंट्रोडक्शन करवाया है ये पुर्तगाली किया है। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही 1498 में आया था, पुर्तगाली। BPSC क्वेश्चन पूछा सबसे पहले बिहार में कौन आया था? बिहार में भी पुर्तगाली ही प्रवेश किया था। डच ने बिहार के पटना में एक फैक्ट्री खोला था 1632 ईस्वी में। डच ने BPSC क्वेश्चन पूछा कब एस्टेब्लिश किया है? 1632 ईस्वी में। फिर देखेंगे फ्रांसीसी कब आते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें।
अब भूगोल से बीपीएससी जो है अपना शिक्षक में इन्होंने कहा था कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछेंगे, भारत के भूगोल से क्वेश्चन पूछेंगे। देखें पहले किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया। ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी साबरमती। तो देखेंगे सरदार सरोवर जो बांध है ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नर्मदा, और देखिए नर्मदा नदी एस्चुरी नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी ये किस नदियों को बोलते हैं, जैसे सपोज करिए एक नर्मदा और तापी, दोनों नदियां हैं भारत की जो एस्चुरी बनाती है। साबरमती आश्रम से गांधी जी का एक सत्याग्रह का आंदोलन शुरू होता है, कहाँ पर है कमेंट बॉक्स में लिखें। बेतवा जो है यमुना नदी की एक सहायक है, केन बेतवा। और कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है। जो थार का डेजर्ट है, थार का डेजर्ट ये राजस्थान में, भारत के राजस्थान एरिया में, पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, तो ये थार राजस्थान में होगा। ऑप्शन देखें राजस्थान है, तो देखिएगा ऑप्शन बी में राजस्थान है। बीपीएससी का टीचर में पूछा हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अपडेट्स पाने के लिए कर दीजिए। नील नदी गिरती है कहाँ पे, काला सागर में, और हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में और अरब सागर में। तो देखिए नील नदी तो होता है कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका का इस जगह तंजानिया एक लेक है, तंजानिया में यहीं से नील नदी, वाइट नील और ब्लू नील निकलती है। और ये भूमध्य सागर यहाँ पर है, भूमध्य सागर में आपस आकर के गिर जाती है। तो ये मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर में नील नदी आकर के गिरती है। मिस्र से भी बहती है, इजिप्ट से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जब आप सेवन सिस्टर्स जब हम पढ़ाए थे, बीकानेर नहीं होगा, चेरापूंजी सही है, चेरापूंजी और मासेंद्रम। असम वाला जो एरिया है, असम वाला एरिया, असम का एक स्थान है चेरापूंजी। चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था, बताइए बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। बिहार में आपको बता दें, बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होगी, किशनगंज में होगी, क्योंकि सबसे यहीं पे चेरापूंजी पूर्व के और सबसे ज़्यादा बारिश हो रहा है। किशनगंज हमारा पूर्वतम है, किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। कोचीन प्रसिद्ध है, कोचीन केरल में स्थित है, जहाज़ निर्माण के लिए, स्टेनलेस स्टील के लिए, छोटी कारों के निर्माण के लिए, हवाई जहाज़ के लिए। कोचीन प्रसिद्ध है जहाज़ों के निर्माण करने के लिए। आपको बता दें जहाज़ निर्माण करने में जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, यानी बॉक्साइड का यूज़ किया जाता है। हवाई छोटे हल्के होते हैं। स्टेनलेस स्टील से भी क्वेश्चन पूछा है। स्टेनलेस स्टील क्या कौन सा कंपोजिशन होता है, तो एक होता है निकेल, क्रोमियम और आयरन। निकेल, क्रोमियम और आयरन स्टेनलेस स्टील का तत्व है, संगठक है, कंपोजिशन है। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। सपोज करिए जब आप मैप देखेंगे तो काला सागर इधर रसिया है, रसिया के आसपास, इसके दक्षिण में काला सागर है, यूक्रेन के आसपास काला सागर। इसको याद रखिएगा क्योंकि अब ये न्यूज़ में बना। ऑप्शन बी सही है, रूस के दक्षिण में है, रूस के दक्षिण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है। बताइए इंदिरा गांधी नहर, बिहार नहीं किया गया, गुजरात इसमें भी नहीं है, हरियाणा ये भी नहीं है। ऑप्शन डी सही है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नगर निर्मित किया गया। हजारीबाग तथा मुंगेर किन खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। आपको हम बता दें हजारीबाग पहले झारखंड में अभी भी है, पहले ये बिहार में स्थित था, झारखंड में, तब ये माइका के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 1999 का है, 2000 में तो बंगाल झारखंड अलग हुआ है बिहार से। माइका इसके लिए प्रसिद्ध था, हजारीबाग और मुंगेर। अब राज्य व्यवस्था बीपीएससी क्वेश्चन लिखा है कि हम सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछेंगे। सामाजिक विज्ञान में भूगोल आ जाता है, आपका राज्य व्यवस्था आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगा, ज्योग्राफी वगैरह आ जाएगा। तो ये सामाजिक यानी समाज से रिलेटेड कुछ टॉपिक होना चाहिए। भारत स्वतंत्र हुआ था 2 अक्टूबर 1869, 14 नवंबर 1879, 15 अगस्त 1947। तो ऑप्शन सी सही है, 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हमारे माता पिता दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो तो हम जन्मजात नागरिक हैं, प्राप्त की हुई नागरिकता है, देशी नागरिकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि हमारे माता पिता में से कोई एक अगर हमारा भारत का नागरिक है तो हम जन्मजात नागरिक हैं। देखिए जो नागरिकता है हमारे संविधान के भाग 2 में नागरिकता दिया गया है, भाग 3 में उसके मौलिक अधिकार हैं और भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 में है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 का कॉम है मौलिक कर्तव्य, और भाग 5 में ये केंद्र से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारे पास नागरिकता, तो 5 विधियाँ हैं। या तो आप जन्म ले लीजिए,
यानी यहाँ पे माता पिता से जन्म ले लीजिए। यदि माता पिता का कोई एक, सपोज करिए कि फादर जो इंग्लैंड का लेकिन मम्मी इंडिया का है, मन कोई बंगलोरी का है कहीं का भी, तो तब भी आपको जन्म से भारत का नागरिकता मिल सकता है। अगर कोई राज्य हमारा इंडिया क्या करता है, किसी राज्य में अटैक करता है, देशीकरण मिला लेता है, तब भी आप उसको क्या कर सकते हैं, नागरिकता बन सकती है। ये तीसरा मेथड हो गया। फिर और आप रजिस्ट्रेशन करके 10 साल 7 साल जितना भी रूल्स होता है रजिस्ट्रेशन करवाइए कि हम भारत का नागरिकता लेना चाहते हैं, इस तरह से भी नागरिकता आपको मिल सकता है। 5 मेथड है। किसी टेरिटरी को अटैक कर लिया तब भी वो नागरिकता बन सकता है, कोई आप आवेदन दे सकते हैं तब भी बन सकता है। तो कुल 5 मेथड है नागरिकता, देख लीजिएगा। लोकतांत्रिक सरकार का वह शासन व्यवस्था जिसमें, देखिए लोकतांत्रिक है डेमोक्रेटिक, तो सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है, सामान्य नागरिकों की भागीदारी नहीं होती है, तो कंट्राडिक्ट कर गया। एक जगह कहता है एक जगह नहीं, कोई एक दोनों में सही है, तो इसी दोनों को देखेंगे तो ऑप्शन ए सही होगा। सामान्य जो नागरिक है, जनरल पीपल है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है लोकतांत्रिक में। अब्राहम लिंकन एक कहता है, डेमोक्रेसी इज द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कहलाती है। बड़े नगर में जो लोकल गवर्नमेंट की संस्थाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? ऑप्शन ए नगर निगम, ऑप्शन बी ग्राम सभा, ऑप्शन सी पंचायत, ऑप्शन डी जिला परिषद। तो बताइए, ऑप्शन इसका 23 का नगर निगम हो जाएगा। नगर निगम 23 का ए ऑप्शन सही होगा, नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध, एक बार फिर सुनेंगे। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, जिसे क्या कहते हैं? बीडीओ, डिप्टी कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, सरपंच। तो बीडीओ कहते हैं पंचायत समिति का जो प्रशासन का जो प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है। अगर आप भी ऑफिसर बनेंगे बीपीएससी से तो बीडीओ बनते, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। भारतीय संविधान के जनक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय संविधान का जनक कहता है, फादर कहा जाता है किसको? बी आर अम्बेडकर। इन्होंने छुआछूत के प्रति लड़ाई की है, आर्टिकल 17 वगैरह के तहत, जिसमें छुआछूत के डिस्कशन किया गया। इन्होंने बहुत सारा दलित वगैरह के लिए काम भी किए हैं। और महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच एक पूना पैक्ट होता है 16 सितंबर 1932 ईस्वी को। और राजेंद्र प्रसाद तो एक खाग हमारा प्रथम राष्ट्रपति है, बिहार का जीरादेई डिस्ट्रिक्ट से है। ये क्वेश्चन पूछता है कि राजेंद्र जब प्रसाद थे वो जब संविधान सभा में थे, कौन सा समिति के अध्यक्ष थे? तो खाग समिति के, ये खाग मंत्री थे। सुभाष चंद्र बोस का नारा देता है कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। इन्होंने जापान, जर्मनी, अलग अलग देशों में जाकर के हमारे लिए संविधान की स्वतंत्रता की आंदोलन लड़े हैं। बंगाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको बता दें, ये बोलते हैं ये हम भारत के बारे में, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम ये लेकर रहेंगे। अंग्रेज़ में एक आपको स्पेसिफिक नाम बताते हैं। एक नाम था विलेंटाइन शिरोल। एक नाम क्या बता रहे हैं? विलेंटाइन शिरोल। विलेंटाइन शिरोल और बाल गंगाधर तिलक के बीच बनती नहीं थी। जब ये आए थे विलेंटाइन शिरोल, तो बाल गंगाधर तिलक का एक नाम दिया था क्या? कि भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक। तो जब जनक कहा जाएगा, ये इंडियन अनरेस्ट एक पुस्तक लिख दिया था विलेंटाइन शिरोल। तो ये बाल गंगाधर तिलक जाके वहाँ पे इंग्लैंड में केस कर दिया, किसके? विलेंटाइन शिरोल के खिलाफ। तब वहाँ जाके केस भी जीत गए, तब इसको हटाया गया, मुक्त किया गया। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय संविधान में भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार है। तो आपको बता दें, भारतीय संविधान में, हमारे पॉलिटी में, यानी कि संविधान में कुल 6 प्रकार के अधिकार हैं। आपको बता दें कौन कौन का। एक है समता का अधिकार, समता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान में हमारा, फिर देखेंगे समता के बाद आपको बता दें स्वतंत्रता का अधिकार। ये स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 25 तक है। फिर आपको बता दें शोषण का अधिकार, शोषण जो है 23 से लेकर 25 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक है। संस्कृति जो है, ये संस्कृति का अधिकार 5वें 29-30 में। एक संवैधानिक उपचार का जो सुधार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ये 32 में है। तो इस तरह देखेंगे आपको 14 से लेकर 32 तक आपको कुछ 6 अधिकार दिए गए। पहले 7 अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमको जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया और उसको हमारा लीगल राइट बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिएगा। 27 में देखेंगे 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इस कारखानों में काम करने में
एक बार सुनिए, फिर सुनिएगा। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? सेम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इनडायरेक्ट में कि बताइए, कारखाना में अगर काम करेगा तो बच्चा का कौन सा अधिकार का हनन हो जाएगा? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में, आर्टिकल 23 और 24 में बताता है किसका हनन होता है। 14 साल के बच्चे नीचे बच्चे जो होते हैं इसको पढ़ाई का अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का था? ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 5 साल, ऑप्शन डी 6 साल। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसका मेंबर बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए ऑप्शन सी सही है, 25 साल का होना चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। और राज्यसभा का 30 साल होना चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल का होना चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, मुखिया बनने के लिए 21 साल होना चाहिए, और वोट डालने के लिए 18 साल होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता? देखिए, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा चीफ कलेक्शन कमिश्नर, ऐसा नहीं, वैसे तो चीफ कमिश्नर कलेक्शन इसमें भाग लेता ही नहीं है, चुनाव आयोग इसमें भाग रिस्पॉन्सिबल इसमें कौन सा लेता है होगा इनडायरेक्ट वे में। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ ग्रहण कराता है। मुख्यमंत्री से कोई लेना देना नहीं है, प्राइम मिनिस्टर से थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, जैसे अभी है चंद्रचूड़ जी, राष्ट्रपति को यही शपथ दिलाएंगे अगर बदलाव होता है तो। अब देखेंगे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कैसा किस टाइप का बनता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान है। ये देखिए अपडेटेड क्वेश्चन में तब था 2000 पहले, लगभग 2-3 महीना पहले 2000 दूसरा सेकंड रैंक था, लेकिन हाल में करंट अफेयर बनी है तो हमारा इंडिया जो है चाइना को पिछाड़ करके पहला जनसंख्या में हो गया है। चाइना को अभी हम पिछाड़ दिए हैं, फर्स्ट रैंक हमारा है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद में क्या होगा? जिसमें से लोग ही बहुत ज़्यादा कैपिटल जमा करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, तो राज्य इसमें, राज्य आर्थिक मामलों का हस्तक्षेप, राज्य का कोई योगदान नहीं है। वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था को नियंत्रित, बिल्कुल नहीं, ऐसा वित्त मंत्री नहीं करेंगे। बैंकों की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण, ऐसा भी कुछ नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं? कैपिटलिस्ट में, और समाजवादी में राज्य कुछ हस्तक्षेप कर सकता है। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। देखिए भारत में जो है अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, बिल्कुल सही, इसको बोलते हैं कृषि क्षेत्र में। उद्योग में नहीं मिलता है, व्यापार में भी नहीं, कृषि क्षेत्र में। एक ही सपोज करिए किसी एक का 1 बीघा ज़मीन है, 1 कट्ठा ज़मीन है या 5 कट्ठा ज़मीन है, उसके फादर से पूछिएगा वो भी कृषि, उसके बेटे से पूछिएगा वो भी कृषि, फादर का भाई से पूछिएगा वो भी कृषि। मतलब ज़मीन लिमिटेड है, इसमें काम करने वाले लोगों की जो क्वांटिटी है, तादाद है, नंबर है, बहुत ज़्यादा है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वे में कृषि से जुड़े हुए, तो वो भी बोलते हैं कृषि। लेकिन कृषि किसका है तो नहीं पता है कौन। लिमिटेड आदमी, 1 बीघा ज़मीन, उसमें से 5 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, लिमिटेड कम करना चाहिए। लेकिन सबका जुड़ाव, उसकी मम्मी क्या करती है? कृषि करती है, सिस्टर्स क्या कर रही है? खेती कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान पंचवर्षीय योजना कौन सी है? दूसरी। तो उस टाइम में जब 1999 में चल रहा था, तो बता दें तो 99 के टाइम में कुल याद हम करवा देते। देखिए कौन कौन से, जो पहला है 1951 है, पहला जो था 1951 था, 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, और तीसरा था 61, 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 61 से 66 होगा, और चौथा 69 से 74, क्योंकि 66 से 69 के बीच कुछ 69 से 74 के बीच कुछ मतलब टाइम ड्यूरेशन बाकी रहा 3 साल का। 69 से 74 होगा, फिर आगे होगा 74 से 78, 80 से 85, 85 से 90, 90 से 92, 92 से 97, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना होंगी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ कुल 12 पंचवर्षीय योजना हो। लेकिन अब देखिए ये पंचवर्षीय योजना नहीं चलती है, इसके स्थान पर हम क्या ला दिए? इसके स्थान पर हम ला दिए हैं क्या, एक जो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना कर दिया, NITI, नीति आयोग। बताइए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। ये ऑप्शन था 1999 के टाइम, 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल होती है? नकदी फसल को इंग्लिश में कैश क्रॉप बोलते हैं। चावल, ये तो हम लोग खा ही लेते, बाजरा भी, तो जिससे हमको नगद कुछ मिलता हो, कैश क्रॉप बोलते हैं। कपास, ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन कहता है कि 1970 और 86 के बीच भारत में कोयले का उत्पादन कहाँ वृद्धि हुआ? तो ये आउटडेटेड हो गया, इसको याद भी नहीं करना है। अभी कोयले का उत्पादन झाड़िया झारखंड जो है सबसे ज़्यादा करता है। कोयला कहाँ मिलता है? असम में मिलता है, वेस्ट बंगाल में मिल रहा है, झारखंड में मिल रहा है, इन सारे स्थान पर। कहता है कि आर्थिक दृष्टि से भारत को गिना जाता है पिछड़े राष्ट्र के रूप में। नहीं, पिछड़ा तो हम लोग नहीं है। विकसित राष्ट्र नहीं, अमेरिका विकसित है। विकासशील सबसे सुइटेबल होगा, हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील देश हैं। भारत बहुमूल्य रूप से आयात करता है। बताइए भारत बहुमूल्य रूप से
क्या हम लोग आयात करते हैं जूट, एलपीजी, नमक या चाय? जूट, एलपीजी, नमक। उस टाइम में हम लोग जूट का आयात करते थे, अच्छे क्वांटिटी के जूट वगैरह, लेकिन अब देखिए डाटा बदल गया है। भारतीय उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए भारत उपभोक्ता अधिनियम 1986 ईस्वी में। तो उपभोक्ता दिवस हम लोग मनाते हैं मार्च में, 24 मार्च या कुछ ऐसे मार्च है। आप कमेंट में बॉक्स में लिखिए कौन सा मार्च है। 1991 में भारत में कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 1991 का डाटा था तो 84.4। अभी पूछेगा तो लगभग 121 करोड़ 2011 के जनक के अनुसार, लेकिन फिर अपडेट होगा। अब साइंस से क्वेश्चन पूछ रहा है कि देखिएगा, विज्ञान से ये कुछ मैथ से क्वेश्चन पूछ रहा है। कहता है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से बारिश ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है। प्रति 3 घंटा किलोमीटर से वेग से एक आदमी सीधे रास्ते पर गति कर रहा है। देखिए 4 किलोमीटर से जब बारिश होगी, बारिश तो ऊपर से होगी, इधर से 4 किलोमीटर से बारिश हो रही है, और एक आदमी 3 किलोमीटर से जा रहा है। अब बताइए सीधा रास्ता पर गति कर रहा है, आदमी के सापेक्ष बारिश की आपेक्षिक गति क्या है? ये आपेक्षिक गति पूछ रहा है सापेक्ष में। तो ये 3 है, ये 4 है, इसमें हाइपोटेन्यूस का रूल लगाइएगा। 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, इसका स्क्वायर रूट 16 9 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन 5 किलोमीटर इसकी आपेक्षिक गति पर प्रति घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि समान त्वरण से गति करते हुए कोई कण 5वें सेकंड और nवें सेकंड में 7.5 सेंटीमीटर और 9.5 सेंटीमीटर हो जाते की दूरी भ्रमण करता है, तो इसके त्वरण क्या है? ये फिजिक्स से क्वेश्चन पूछता है कि nवें सेकंड में जो होता है s बराबर होता है u प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और AT ऐसे कुछ होता है। तो देखेंगे इस फॉर्मूला को जब अप्लाई करेंगे तो a बराबर होगा 1/2 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही है। nवें सेकंड में, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है 11th का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। जड़त्व जो है निर्भर करता है द्रव्यमान पर। ऑप्शन ए सही है। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। एक वस्तु का वजन अधिकतम होता है। हाँ बिल्कुल, पृथ्वी का जो ध्रुव है, ध्रुव में सबसे ज़्यादा क्या होंगे कि पृथ्वी का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्रुव पर सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43 के बाद 44 नंबर कह रहा है कि 100 किलोमीटर की 2 रेलगाड़ी है, ए एवं बी, परस्पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ए 18 किलोमीटर प्रति घंटा से त्वरित हो जाता है और बी 18 किलोमीटर प्रति घंटा से मंदित हो जाता है। तो ए की प्रारंभिक अवस्था से कितनी दूरी पर रेलगाड़ी दूसरे को पार कर सकेंगी? ये फार्मूला लगेगा 44 में। ये मान के चलिएगा, एक्स मान लीजिएगा दोनों के बीच की दूरी, और इधर एक्स मानेगा, दूसरी तरफ 100 माइनस एक्स हो जाएगा। इस तरह से एक फार्मूला लगाएगा। एक्स बराबर हो जाएगा 50t 1/2 18 इंटू आई का स्क्वायर। इस तरह से एक इक्वेशन बनेगा। जब तब सॉल्व हो जाएगा कितना? एक्स बराबर आ जाएगा 59 किलोमीटर। ऑप्शन डी सही है, 59 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति 5 मीटर दूरी आर पार एक भार को लेकर जाना है, अधिकतम कार्य किया जाना है। बताइए, कोई 5 मीटर दूरी पर कोई वजन ऊपर सिर पे उठाया है। जब एक नत समतल के ऊपर भार को ठेला जाता है, यानी समतल के ऊपर, ऐसा नहीं, उस भार को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जब उत्तेलित करेगा और गमन करेगा, तब भार सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस, एक कार और एक मोटरसाइकिल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ही गतिज ऊर्जा में गति करती है। ब्रेक का प्रयोग समान मंदन बल देते हैं, तो उन तीनों में से विराम अवस्था में लाए जाते हैं, तो तीनों में से कौन कम दूरी पर रुकेंगी? कहता है एक बस है, सपोज ये बस है, उसके बाद एक कार है, और ये छोटा सा कार है, और एक मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल है। एक समान गतिज ऊर्जा, मतलब रनिंग कर रहे हैं सब। तो बताइए कि जब ब्रेक लगाएगा तो कितनी दूरी पर, सबसे कम दूरी कौन? तो बस सबसे कम दूरी तय करेगा या मोटरसाइकिल सबसे कम दूरी तय? सभी तीनों समान दूरी पर रुकेंगी। ऑप्शन सी सही है। क्यों समान दूरी पर तय? क्योंकि यहाँ गतिज ऊर्जा तथा मंदक जो है समान होता है। गतिज ऊर्जा बराबर रुकने से पहले किया गया कार्य के ई बराबर डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस होता है। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक लड़की बैठते हुए एक झूला झूल रही है। सपोज करिएगा एक लड़की इस तरह से झूला झूल रही है बैठते हुए। फिर दूसरा आगे क्या कहता है, वो लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है, इस तरह से स्टैंड कर गई। ठीक, तो झूलने की गति समय अवधि पर क्या होगा? फिर से सुनिए, एक लड़की बैठते हुए एक झूला झूल रही है, यदि वह लड़की झूला पर खड़ी हो जाती है तो झूलने का समय अवधि क्या होगा? टाइम ड्यूरेशन बराबर होता है 2 पाई इंटू रूट अंडर इंटू एल बाई जी। एल बाई जी जो होगा, अब बताइए, जब टी बराबर होता है 2 पाई
रूट अंडर एल बाई जी। जब लड़की खड़ी हो जाएंगी तो लंबाई बढ़ेगा, अगर लंबाई बढ़ेगा तो इधर का जो पावर हो, सपोज करो 10 था, 10 से 20 हो जाएगा, तो ये वाला ज़्यादा होगा, ऊपर वाला नोमिनेटर बढ़ेगा तो टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा लगेगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि समय की अवधि क्या हो जाएगी, घट जाएंगी या बढ़ जाएंगी। हाँ, समय की अवधि कह रहा है घट जाएंगी। समय की अवधि क्या हो जाएगी, 48 का बी कह रहा है समय की अवधि घट जाएगी, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो रेल संधियों के बीच अंतराल रखा जाता है। क्यों रखा जाता है अंतराल, ताकि पृष्ठीय विस्तार समायोजित करने के लिए, रेल के आयतन विस्तार को समायोजित करने के लिए, जब रेल गुजरती है तब निर्धारित दबाव को कम करने के लिए, निभाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए, जब देखेंगे कि रेल की पटरी ऐसे है तो दो रेल के थोड़ा सा गैप रख दिया जाता है, जब रेल गुजरती है तो ये थोड़ा फैलता है, उधर से भी थोड़ा फैलता है, तो आपस में ये मेकअप कर लेता है। अगर ऐसे नहीं होता तो ट्रेन की पटरी क्रैक कर जाएगी, इसलिए हम लोग विस्तार को, लीनियर विस्तार को समायोजित करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए उसको हम लोग थोड़ा सा गैप देते हैं। एक चमकते हुए धातु को फलक जिसके एक खुरदरे धब्बे हैं को लगभग 1400 केल्विन तक, यानी 1400 के तक गर्म कर दिया जाता है एवं तुरंत एक अंधकार कमरा में लाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही होगा, फलक और सभी जगह की अपेक्षा धब्बा उज्ज्वल तर दिखाई देगा, धब्बा और भी ज़्यादा काला दिखाई देगा, धब्बा एवं फलक समान उज्ज्वल दिखाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, फलक के और सभी जगह की अपेक्षा धब्बा उज्ज्वलतर दिखाई देगा। नेक्स्ट देखेंगे, कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठते हैं। इन वस्तुओं को कहते हैं सुचालक, अर्धचालक, अतिचालक। देखिएगा कि कोई वस्तु अधिक निम्न ताप पर विद्युतीय प्रतिरोध खो देते हैं, यानी सुपर कंडक्टिविटी हो जाती है, इसका आंसर अतिचालकता होगा। इसमें प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है। यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को 2 गुना कर दिया जाता है तो उत्पादित ऊष्मा, देखिएगा H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। अगर एक था तो 1 RT हो गया, लेकिन 2 रहेगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा ऊष्मा, हीट जो होता है 4 गुना होता है। कहता है 220 वाट का एक और 50 वाट का विद्युत बल्ब को 22 घंटे जलाया जाता है, तो किलोवाट ऊर्जा क्या होगा, तो ऊर्जा बराबर होता है PVT होता है, PV इंटू टी। कितना नंबर है, 53 नंबर। तो PV वाट इंटू आवर, वाट कितना है 220 इंटू 50 इंटू फिर क्या करेंगे 22 करेंगे, इस तरह से तो कितना आ जाएगा टोटल 1.1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.1, ऐसे भी कर सकते हैं 50 इंटू 2 बाय, इस तरह से डायरेक्ट करेंगे, PVT होता है P इंटू V इंटू टी, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करिएगा तो 1.1 कंक्लूजन आएगा। ऑप्शन 53 का ऑप्शन डी सही दिया है, 53 का ऑप्शन डी सही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है। देखिएगा ये क्वेश्चन रिपीटेड है, परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हम रिपीट किए हम अपने पिछले वीडियो में, अगर जो नहीं देखे हैं वो तो देख लेंगे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा चक्कर लगाएगा, ये न्यूक्लियस में नहीं होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, नाभिक के रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है, खंडन करने के लिए। पहले बता दें खंडन नहीं होता है, द्रुत न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए, ये सही है। न्यूट्रॉन के जो गति है इसको नाभिक के रिएक्टर में डी2ओ का फॉर्मूला क्या होता है, D2O, इसमें कितना होता है 20 होता है एटॉमिक मास। फिर कहता है पृथ्वी की परपटल में सबसे बहुमूल्य तत्व क्या है, बाहुल्य तत्व। पृथ्वी की परपटी पर सबसे बाहुल्य अगर तत्व की बात करेंगे तो ऑक्सीजन सही है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज कितना क्या, जेम्स चैडविक। थॉमसन किसका, इलेक्ट्रॉन की खोज क्या है, रदरफोर्ड। प्रोटॉन की सी बार किसी नहीं। एक बार फिर सुनिए, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक करते हैं और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन करते हैं और रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज करते हैं। तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं परंतु समान द्रव्यमान है उसको क्या कहते हैं, समभारिक। द्रव्यमान समान, प्रोटॉन की संख्या समान, समस्थानिक। द्रव्यमान की संख्या समान, समभारिक। भार समान है, समभारिक। केंद्रक का इसके न्यूक्लियन में गठन में होता है, केंद्रक के न्यूक्लियन में गठन में होता है। द्रव्यमान में घटाव, द्रव्यमान में बढ़ोतरी, तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं, घटाव और बढ़ोतरी दोनों, तो द्रव्यमान में घटाव हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। 59 के बाद 60 देते हैं, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक होता है, सबसे ज़्यादा गलनांक किसका होता है, हीलियम का, सोडियम क्लोराइड का, अमोनिया का, CH3 का। तो अमोनियम क्लोराइड जो है इसका उच्चतम गलनांक ऑप्शन बी माना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर के एक विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो कौन सा विखंडित होगा,
तो यूरिया, जल, उसके बाद बेंजीन, ग्लूकोज या सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट से अगर इसको हम लोग विद्युत धारा को प्रभावित करेंगे तो ये विखंडन हो जाएगा, सिल्वर और नाइट्रेट में टूट जा सकता है या कोई और कंपाउंड बना लेगा। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल को विरुद्ध कास्टिक सोडा के अनुमान के लिए अच्छा सूचक है। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है टमाटर में मिलता है, मिथाइल ऑरेंज में हो जाएगा या मैथिल रेड में, फ्लोरीन में। तो फेनलथोलिन जो है फेनलथोलिन की बात करता है, इसके बारे में ऑक्जेलिक एसिड में अनुमान लगाया जा सकता है। यदि एक तार को कॉपर सल्फेट के घोल में घोला जाए तो ताप विक्षेपित होगा, तांबा विक्षेपित होगा, लोहा अविक्षेपित। तो ऑप्शन ए सही है। यदि लोह के तार पर कॉपर का सल्फेट अगर मिलाएंगे CuSO4 + Fe तो क्या हो जाएगा, तांबा विस्थापित। क्यों, रिएक्टिविटी सीरीज में अपनेंगे KNMgCl FeSnPu। तो Fe जो है ऊपर में रहता है और Cu नीचे में रहता है, तो उससे ज़्यादा कौन रिएक्टिव है, फेरस है। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर और फिर आयरन के बीच। नेक्स्ट देखेंगे, जल के क्वथनांक को डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। जल के क्वथनांक को डैश के क्वथनांक को कैसे डिफाइन करेंगे, जल का वाष्प वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तब वो क्या हो जाएंगे, क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी घोल के अर्धपारगम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। आप देखे होंगे, सपोज करिए जब कोई घोल के अर्धपारगम्य झिल्ली तो उसके विलायक के पृथक, सपोज करिए एक परासरण समझिए इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, जब स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है, जल स्नेहक कोलाइडी को जानते हैं द्रव स्नेही के रूप में, द्रव स्नेही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में कौन से तत्व का समस्थानिक। हाँ जी, पुरातात्विक जो फॉसिल्स होता है उसमें कार्बन डेटिंग का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु 20 दिन है। यदि वस्तु 100 ग्राम लिया जाता है तो 40 दिन में के बाद अवशिष्ट समस्थानिक का वजन कितना होगा, तो लगभग 25 ग्राम दिया है बीपीएससी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्ध आयु से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है। एक सेल के एनोड पर जो परक्रम होता है उसे कहते हैं उपचयन, अपचयन, उपचयन अपचयन दोनों। इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है, एक सेल के एनोड पर जो परक्रम होता है उसे उपचयन का प्रोसेस दे रहे हैं। 69 का ऑप्शन ए सही है, उन्होंने ए ऑप्शन सही को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक घन विद्युत तत्व है, सबसे अधिक घन विद्युत तत्व कौन, देखते हैं। ऑप्शन में ए में कह रहा है सोडियम, लिथियम, उसके बाद पोटेशियम, सीजियम। सबसे ज़्यादा धन विद्युत कौन हो जाएगा, 70 का ऑप्शन दिया है उन्होंने, डी को, सीजियम को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम को केरोसिन तेल में रखते हैं, पोटेशियम सबसे सक्रिय तत्व है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, देखिएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है शुष्क बर्फ, तो ऑप्शन बी सही है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिपीटेड है। हीरा क्या, हीरा के बारे में बहुत क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। हीरा जो है सबसे कड़ा पदार्थ है, और दूसरा ये शुद्धतम रूप है, शुद्ध कार्बन, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन सी में दिया है Al2O3, Al2O3 को रूबी बोलते हैं, बॉक्साइड का भी फॉर्मूला यही होता है Al2O3, इसको बोलते हैं रूबी बोल रहे हैं। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, एरोप्लेन के पार्ट पुर्जे बनाने में, हल्के हल्के पदार्थ में। एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट एक बार विभाजित होता है। यदि एक प्याला को भरने में 1 घंटा लेता है, एक प्याला को भरने में 1 घंटा लेता है, तो आधा प्याला देखिए हर 1 मिनट में क्या हो जाता है, भर्ती कर देता है, 1 मिनट में फुल भर्ती कर देता है, 1 मिनट में। ऐसा फिर सुनिए, एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट एक बार विभाजित होता है और ये कहता है भर्ती करने में 1 घंटा लेता है, सॉरी पूरा प्याला भरने में जीवाणु 1 घंटा लेता है, पूरा प्याला, और हर 1 मिनट में क्या करता है, वो भर्ती करता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि 59 में ना वो आधा प्याला, और दूसरा 1 घंटा, क्योंकि 1 मिनट के बाद तो क्या हो जाएगा, वो पूरा भर जाएगा, आधा भरने के लिए वो 59 मिनट लेगा। ऑप्शन जो है डी सही है, 59 में वो आधा भर जाएगा 59 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने के लिए, नाइट्रोजन को हम लोग फिक्सेशन कर रहे हैं, एक जीवाणु है, कौन सा जीवाणु, राइजोबियम, एजोबैक्टर, ये सारे जीवाणु राइजोबियम भी है, लेकिन इसका स्थिरीकरण करने के लिए एजोबैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है, जैसे फफूंद है फंगस में, श्वेतसार, लिग्निन या ग्लाइकोन तेल, तो ग्लाइकोजन सही है। फफूंदी में खाद्य जो संचित होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है, कवक में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। नेक्स्ट देखेंगे, अफीम पाया जाता है, बताइए अफीम का प्रोडक्शन, अफीम और शोरा, पुराने इतिहास में शोरा का बिहार में सबसे ज़्यादा, अभी अफगानिस्तान में। काफिया अरेबिका, ये तो अरब किससे मिलेगा, कॉफ़ी से मिलेगा। कैनाबिन, इससे भी नहीं। थिया नहीं। पापावर, ये बिल्कुल सही है, पापावर सोमनीफेरस से अफीम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान है। कौन सा सोपान है प्रकाश संश्लेषण में? देखिएगा, जल का अपघटन। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही है। कहता है NADPH2 का बनना, ऐसा नहीं बनता है। ATP का बनना, ATP तो रेस्पिरेशन में होता है। प्रकाश का एक फोटोन द्वारा हरित, ऐसा भी नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जल लेता है, इस तरह से ग्लूकोज बना जाता है। इस तरह से एक ऑक्सीजन का रिलीज करता है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? इस जल से आता है, इस जल से ऑक्सीजन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोलिसिस का एक करेब चक्र है? ग्लाइकोलिसिस का एक कौन सा करेब चक्र है? तो देखेंगे, ऑप्शन ए कहता है फोस्फोएनिल पायरुविक एसिड, ये भी नहीं है। फ्यूमरिक अम्ल, ये भी नहीं है। सैटिक अम्ल, ये भी नहीं। एसिटल्डिहाइड, या बोलते हैं एसिटाइल सह एंजाइम ए, ये क्या है? ग्लाइकोलिसिस है, एवं करेब चक्र है, एक सीरीज है, कड़ी है। पक्षियों की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है। ठोस तो नहीं होगा, अगर ठोस हो जाएगा तो उड़ नहीं पाएंगे। मजबूत एवं ठोस, आप बताइए। मजबूत होता है लेकिन ठोस नहीं होगा। वातिल होती है, खोखली होती है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौन और मूत्र में सामान्यतः कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? बिल्कुल सही। देखिएगा, विटामिन ए अगर रिलीज हो जाएगा तो हम लोग को बहुत जल्दी अंक का रतौंदी, अंक का पावर खत्म हो जाएगा। विटामिन के अगर मूत्र से निकल जाएगा तो ब्लड का थक्का जमने नहीं का। ऑप्शन बी सही है। हम लोग जितना भी विटामिन सी खाते हैं तो हमारा पेशाब के थ्रू, मूत्र के थ्रू बाहर निकल जाता। तो ऑप्शन सी इसको इसलिए कहता है कि आप विटामिन सी को हमेशा लीजिए। कोई क्या चीज़ खाएंगे विटामिन सी मिलेगा? साइट्रस फ्रूट, आंवला, नींबू, खट्टे फल जितने भी हैं। अब देखेंगे, विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग? अब देखिए, विटामिन और उसका रोग, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। रक्तस्राव, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। रक्ताल्पता, तो ये इससे मान सकते हैं रक्ताल्पता। काली जुहा की बीमारी, ऐसा कुछ नहीं होता विटामिन की कमी से। नेक्स्ट देखेंगे 81 के बाद 82 देखते हैं। 82 में देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि लार परिवर्तित करता है। देखिए, लार हमारा मुंह में, तभी से भोजन पाचना शुरू हो जाता है। ग्लाइकोजोन को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल में, प्रोटीन को अम्ल में, श्वेतसार को बिल्कुल माल्टोज में बदल देता है। देखिएगा, आप जैसे रोटी चबाते हैं, रोटी चबाने के बाद बहुत चबाते मीठा लगता है। किसमें? क्योंकि वो माल्टोज में बदल देता है। लार सबसे पहले वहीं पे पचना शुरू हो जाता है मुंह से ही। पेप्सिन का उदाहरण एक एंजाइम है। पेप्सिन हार्मोन नहीं है। विटामिन कौन कौन है? ये भी नहीं है, खनिज भी नहीं है। पेप्सिन एक इज अ टाइप ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन इज अ टाइप ऑफ एंजाइम। नाइट्रोजन किसका कंपाउंड है? एंजाइम का। पित्त रस का मुख्य कार्य है क्या? देखिएगा, पित्त रस बोलते हैं बाइल जूस। कौन निकालता है? हमारा लीवर। कौन निकालता है? हमारा लीवर निकालता है। तो कहता है प्रोटीन को पचाने के लिए या नियंत्रित करने के लिए, प्रोटीन को पाचन के लिए बिल्कुल नहीं, वसा को पाचन के लिए नहीं, वसाओं को एंजाइम द्वारा, ये उसको क्या करता है? बाइल जूस उसको क्या करता है? थोड़ा बेसिक नेचर दे देता है। उसके द्वारा एंजाइम उसको, पेप्सिन वगैरह कोई एंजाइम उसको, पित्तरस को का मुख्य कार्य क्या कर देगा? पित्तरस बाइल जूस क्या करेगा? वसाओं को एंजाइम के द्वारा पाचन करेगा। 85 नंबर करते हैं कि एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में सांस लेता है। हर 1 मिनट में इंसान 14 से लेकर 18 बार सांस लेता है। इतना बार सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 देते हैं। निम्नलिखित में से किसको रक्त नहीं होता है? किसको ब्लड नहीं होगा? तिलचिट्टा, इसमें होता है लेकिन वाइट ब्लड होता है। मछली तो होता है, आप देखेंगे जब काट देंगे तो ब्लड निकलता है। केंचुआ भी होता है, केंचुआ में बिल थोड़ा बहुत होता ही है। हाइड्रा जो है, इसमें कहा जाता है कि ब्लड नहीं होता। उन्होंने ऑप्शन सी को सही माना है। हाइड्रा एक ऐसा प्लांट, वाटर प्लांट में है, कहीं भी फेंक दो उग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आयोडीन के चयनात्मक संचय होता है थायराइड में। बिल्कुल सही, थायराइड में ही होगा। वैसे आयोडीन जो है, इसकी कमी से थायराइड में ग्वाइटर हो जाता है, थाइमस नहीं है। यकृत से, लीवर से बाइल जूस निकलता है। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, यह पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। अब मिसलेनियस से पूछता है कि राष्ट्रीय दल के नेता कौन है? अभी भी लालू प्रसाद ही हैं, आरजेडी का रिलेटेड, वही तेजस्वी जो भी हो। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया? देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बीपीएससी को इतना बार, आप जितने भी प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चन देखेंगे, एक ये तो 2 क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए दादा साहब पुरस्कार किसको मिला। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस क्षेत्र से दिया जाता है। खेल कूद में तो ध्यानचंद रहा किससे रिलेटेड है। साहित्य में, लिटरेचर में कौन सा मिलेगा? आप बताएंगे फिल्म में मिलता है। बिल्कुल सही, फिल्म में जो मिलेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अभी मिला है आशा पारेख को 2000 कब डेटेड में। उससे पहला मिला था 2019 में किसको? रजनीकांत को। ये साउथ का एक ये है, डायरेक्टर है फिल्म का। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो कोफी अन्ना तो अपडेटेड नहीं है। अभी हैं जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बिहार के मुख्यमंत्री तो हमारे चाचा जी हैं, नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जॉर्ज फर्नांडिस, देखिएगा जॉर्ज फर्नांडिस उस टाइम का ना रक्षा मंत्री था। अभी हमारे पास रक्षा मंत्री हैं कौन? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह।
वित्त मंत्री हमारी बहुत अच्छा फीमेल लेडी है, ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट फीमेल लेडी है, पहले भी हो सकती है लेकिन हाल फिलहाल में देखिएगा वित्त मंत्री जो हमारा कौन है, ये निर्मला सीतारमन जी है, निर्मला सीतारमन जी। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, बहुत आईएएस ऑफिसर है अच्छे। गृह मंत्री तो हमारे हैं गुजरात के कौन है, अमित शाह जी। अमित शाह जी एक और मंत्रालय संभाले, बताइए कौन सा है, चलिए हम ही बता देते हैं, सहकारिता मंत्रालय कॉरपोरेशन। अभी हाल में 1919 में कुआलालंपुर में संपन्न हुए 16वें कॉमनवेल्थ खेलों में प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा को कौन सा गोल्ड मिला, तो अभी याद नहीं रखना है क्योंकि उस टाइम का याद था। आपको ये याद रखना है कि जसपाल राणा निशानेबाज है, शूटिंग का एक प्लेयर है। तो कौन कौन सा शूटिंग का प्लेयर है, नंबर 1 मनु भाकर हो गया, मनु भाकर याद रखेंगे, मनु भाकर अभी हाल में खेली है मनु भाकर, ठीक है। दूसरा है एक और है चौधरी है, सौरभ चौधरी करके, ये भी शूटिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 94 नंबर कहता है विंबलडन चैंपियनशिप। देखिए विंबलडन आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फ्रांस, विंबलडन, तो ये किससे है, विंबलडन बैडमिंटन ट्रॉफी होता है, तो 94 का ऑप्शन ए सही होना चाहिए। ये टेनिस का, बैडमिंटन का नहीं, विंबलडन टेनिस है, ऑप्शन डी सही है। सॉरी हमने बैडमिंटन बता दिया था। क्रिकेट में ईरानी ट्रॉफी है, देवगढ़ का ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। उसके बाद फुटबॉल में कौन सा है, डोनाल्ड नहीं, एक कौन है फुटबॉल में, आप बताइए। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, संतोष ट्रॉफी क्या होगा, फुटबॉल से रिलेटेड होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल कौन है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूनाइटेड नेशन का अभी भी एंटोनो, क्या नाम है, एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस, ये पुर्तगाल का 2017 में बने, अब तक भी बने, 2023 तक बने हुए हैं। पुर्तगाल का वही पुर्तगाल जो हमारे इंडिया पर 1498 में आए थे, आलू लेकर आए थे, खैनी वगैरह भी उन्होंने भी वो डिस्कवरी किया, भारत में लाया। एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया था पद्मश्री नहीं, पद्म भूषण नहीं, भारत रत्न मिला 1997 में, 1997 में भारत रत्न पुला है। भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन है, पहले पूछा था मोर पक्षी के बारे में, इस बार पशु पूछा था, पशु बाघ है। आपको बताना है कि कब अपनाया गया था, कि कब अडॉप्ट किया गया था, कब भारत सरकार इसको मानता है। श्वेत क्रांति किस चीज़ के उत्पादन के लिए, तो श्वेत जो होता है दुग्ध क्रांति, ऑप्शन ए। वर्गीज कुरियन आपका नाम याद रखेंगे, इनके जन्मदाता है दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति से रिलेटेड। भारत में सबसे बड़ा सरपेंटेरियम है, कहाँ पर है सरपेंटेरियम, ये कोलकाता में, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारत की जातीय पक्षी, देखिए मोर पूछ लिया, 1963 में इसको हम लोग अपनाए, अडॉप्ट किए हैं। तो हमने देखिए आपको 100 क्वेश्चन लिमिटेड टाइम में करवा दिया और कुछ मैथ से का भी सवाल बताया, और बीपीएससी पैटर्न पर सेम जो बीपीएससी का सिलेबस दे रहा है, पॉलिटी वगैरह। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।